विजय जी सिविल इंजीनियर हैं और अपनी एक बहुत अच्छी फर्म चला रहे हैं पुणे में। तो जब जब आश्रम को नया स्वरूप देने में कुछ भी होता है, यहाँ हम लोकल टीम्स के साथ काम नहीं करते। विजय जी वो सारी टीम्स अपनी पुणे से लेके आते हैं। जितने भी हम आश्रम के इम्पोर्टेंट एरियाज देखते हैं, लाइब्रेरी या हम बात करें हमारे टेम्पल की या हमारे NSA ब्लॉक की, G ब्लॉक और हमारे मेडिटेशन हॉल की, डॉर्मेट्रीज की, ऐसा कोई भी इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है विजय जी की प्रेजेंस के बिना बना हो। जय श्री विजय जी। आप विजय जी बड़े स्वामी जी को कैसे जानते हैं, थोड़ा बताएंगे आप हमें? स्वामी जी के जो पूर्वाश्रम के जो दोस्त थे और बिजनेस पार्टनर थे विवेक धुमे जी। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके कजिन मेरे ऑफिस के सामने रहते, तो उनके घर में हमेशा आता जाता रहता था। तो उन्होंने मुझे बताया स्वामी जी के बारे में। फिर मैंने उनके ब्लॉग्स पढ़ना शुरू किया और ब्लॉग्स पढ़ते पढ़ते बहुत इच्छा हुई कि इनको तो मिलना ही है। 2012 में मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं 2013 में आ पाया यहाँ पे। क्योंकि 2 साल एक बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है ना, कि आपने एप्लीकेशन डाला और वो बोल रहे हैं कि हम अगले साल मिलते हैं, अगले साल भी नहीं मिल पा रहे, फिर उससे अगले साल आप जा रहे हैं। सो इट्स अ बिग ड्यूरेशन। हाँ, एक्चुअली 2012 में स्वामी जी कुछ साधना के लिए गए थे, तो ये पीरियड है उस ड्यूरेशन में आ सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि हिमाचल है, ठंडी हवा है, वहाँ पे ऑलरेडी इट इज़ अ कोल्ड वेदर, तो जहाँ जब सबसे ज़्यादा ठंडा मौसम होगा तब जाऊँगा, यानी कोई ज़्यादा डिवोटीज नहीं रहेंगे, तो मैं स्वामी जी के साथ ज़्यादा वक्त गुजार सकूँ। तब आश्रम का स्वरूप कैसा होता था? 3 हट्स होती थी। उसमें एक हट में स्वामी जी के खाना बनाया जाता था, उसमें भी एक यूटेंसिल्स थे स्वामी जी के, उसके ऊपर एक चद्दर रखी जाती थी और बाकी जो थे, जो डिवोटीज आते थे, उनको खुद से खाना बनाना पड़ता था वहाँ पे आके। हाँ, मुझे याद है, क्योंकि क्या होता था, जैसे ही हम सफर करके आए हैं, नहा धो के हम किचन में घुस जाते थे और एक यहाँ का स्टेपल फूड था खिचड़ी विद वेजिटेबल्स और देसी घी के साथ में हम लोग सारे वही इकट्ठे मिल खाते थे और बनाते थे। तो मुझे तो खाना बनाना नहीं आता था। तो फिर आपका खाना कौन बनाते थे? मुझे विद्या स्वामी जी थे उस टाइम, तो विद्या स्वामी जी को पता चल गया कि इनको खाना बनाना नहीं आता है। उन्होंने चुपचाप से मेरे लिए खाना बना के रख देते थे। वेरी नाइस। नहीं तो विद्या स्वामी जी, जैसे मैं पहुंची हूँ तो मेरी ही ड्यूटी लगा देते थे कि माता जी आपके लिए सब्जी काट दी है, ये बना दीजिए। तो फिर आपके मन में कैसे विचार आया कि आश्रम को नया स्वरूप दिया जाए? क्योंकि आप उस समय की बात कर रहे हैं, जैसे जब सिर्फ 2 या 3 हट होते थे और मीटिंग रूम भी नहीं था, डाइनिंग हॉल भी नहीं था। तो थोड़ी सी वो जर्नी के बारे में बताएंगे सबको। जैसे मैं पहली बार आया तो स्वामी जी का जो पुरानी कुटिया है उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था और अच्छा। उस टाइम जैसे है विजिट किया, मेरे साथ तो मेरे दोस्त भी है बिजनेस पार्ट दीपक जी। हाँ, वो भी आए थे। लेकिन हमने वो देखा, महसूस किया कि टेक्निकली वो प्रॉपर नहीं हो रहा था स्ट्रक्चर, या उसमें कोई खामियां थी। स्वामी जी से हमने डिस्कशन किया, मैंने कहा यहाँ पे कोई टेक्निकल आदमी या कोई डिज़ाइनर, RCC डिज़ाइन या स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करके कोई देने वाला है या नहीं, क्योंकि वो ऐसे नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं है यहाँ पे। तो फिर हमने ऑफर की हमारी सेवा कि हम लोग करें, तो उन्होंने कहा ज़रूर कीजिए। तब से हम लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले दी हमने, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे याद है कच्ची कुटिया में सिर्फ 25 लोग आते थे और GR में 4 रूम बने हुए थे। GR एक रूम में 3 लोग एडजस्ट होते थे। तो आज भी रहने का चैलेंज है और तब भी रहने का चैलेंज था। मुझे याद आया जब बड़े स्वामी जी, मैं यहाँ पर मिली उनसे यज्ञ के बाद, जब आश्रम का यज्ञ भूमि यज्ञ किया गया था, तो कहते आप कितनी भी जगह बना लीजिए, हमेशा कम ही रहेगी। वैसे हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। हम लोग अकोमोडेट कर ही नहीं पा रहे जितने डिमांड है उतना। एग्जैक्टली। सो आप सबको एक अच्छी बात बताती हूँ कि विजय जी सिविल इंजीनियर हैं और अपनी एक बहुत अच्छी फर्म चला रहे हैं पुणे में। तो जब जब आश्रम को नया स्वरूप देने में और कुछ भी होता है, तो यहाँ हम लोकल टीम्स के साथ काम नहीं करते। विजय जी वो सारी टीम्स अपनी पुणे से लेके आते हैं। जहाँ पर हमें लगता है लैप्स है, ये काम इस टीम से नहीं हो पा रहा है या ये वेंडर हमारे प्रोजेक्ट को लेट कर सकता है, तो विजय जी स्पेशल उसका सारा एक्सपेंस बियर करके उसको पुणे से लेके आते हैं। और आज तक जितनी भी सेवा कर रहे हैं विजय जी खुद से ही कर रहे हैं। भगवान श्री हरि उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और वो आश्रम की सेवा कर रहे हैं।
तो अभी आपको एक पिक्चर दिखाते हैं। ये एक चैम्बर होल कवर है। ये आपको देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, पर अगर आप इसके नीचे की गहराई देखेंगे तो आप थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे, अरे ये कैसे, ये तो पता भी नहीं चल रहा। इसके ऊपर तो हॉस्पिटल बना हुआ है और बहुत सारा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। इसके नीचे 1 लाख लीटर पानी स्टोर किया जाता है आश्रम का। सो उसके पीछे की एक शॉर्ट स्टोरी बता दूं मैं। यही मौसम था जुलाई अगस्त का और गुरु पूर्णिमा का अवसर था और पानी हम उस समय स्टोर नहीं कर पाते थे, और अगर नदी से हम ले भी रहे हैं तो क्योंकि अब वर्षा हो गई है तो पानी गंदा आएगा, और जो झरने का पानी है वो इतना कम है कि सबको पूरा नहीं होगा। उस समय मुझे याद है कि हम बड़े स्वामी जी के कुटिया के पास खड़े थे। मैं, बड़े स्वामी जी, विद्या स्वामी जी और एक जन और थे वहाँ पर। हम लोग ऐसे बड़े स्वामी जी के साथ खड़े थे और नदी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वर्षा आते ही इमीडिएट गंदा पानी शुरू नहीं होता। तो हमने कहा कि 1 घंटे के अंदर अंदर नदी में गंदा पानी आना शुरू हो जाएगा, तो कैसे करेंगे कि सब लोग क्या साफ पानी कैसे पिएंगे और साफ पानी से कैसे नहाएंगे। अभी भंडारा चल रहा है, उसके लिए भी साफ पानी हमको चाहिए। उस समय आश्रम में इतना साधन नहीं था कि हम, ना साधन था ना रिसोर्सेज थे, ट्रांसपोर्टेशन की उतनी फैसिलिटी अवेलेबल थी कि इतना बल्क में हम फिल्टर्ड वाटर इकट्ठा कर सके, बिस्लरी टाइप्स या कुछ भी ऐसा लगा सकें। तो मुझे याद है वो बारिश पड़ रही थी, हम बारिश में ही खड़े थे, तो स्वामी जी का कोई बात नहीं, सब इंतजाम हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में बहुत चिंता थी। उस समय सुजाता जी आए हुए थे। सुजाता जी हमारी बहुत ही प्रिय हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ वो आई हुई थी। तो शाम को हमको सुनने में आया कि सुजाता जी ने प्लेज किया कि श्री बद्रिका आश्रम का जो कुंड है वाटर स्टोरेज के लिए, उन 5 और 6 लेडीज ने वो प्लेज लिया था उस समय कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हम आश्रम को सहयोग देंगे। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आया, स्टोरेज का प्लांट लग गया, सब हो गया। अब सीन ऐसा ही कि नदी गंदी है और गंदा पानी स्टोर हो रहा है। और क्या हुआ, एक दिन हमारी दोनों मोटर्स बह गई। जब दोनों मोटर्स तो हमारी हर साल 2-2, 4-4 बार ही बहती हैं। निकुंज मेरी फ्रेंड है, वो आई हुई थी, तो मैंने कहा कि निकुंज ऐसे गंदा पानी आ रहा है। शी सेड क्या चाहिए इसके लिए? आई सेड वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जरूरत है, बिकॉज शी इज वेरी नियर टू मी। सो शी सेड हाउ मच इट इज फॉर साध्वी जी? तो मैंने उनको, आई सेड चीप नहीं है। वो उस समय उतना खर्चा था जितना उस समय के आश्रम के 1 साल के खर्चे से भी 10 गुना ज्यादा। शी कॉल्ड हर हस्बैंड पंकज जी को, और फिर पंकज जी ने अपना कुछ प्लेज भेजा इमीडिएटली। तो उस प्लांट में भी आपने उसको भी साकार स्वरूप दिया कि उस फिल्टर, वो फिर उसके लिए टीम आप पुणे से लेके आए थे, वो क्या हाँ, पुणे से डिजाइन जो था वो पुणे की टीम नहीं बनाई मेरी। मैं पहले से इन लोगों के साथ बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छी है, और यहाँ पे मैं करने जाऊँ तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं, मैं ज़्यादा किसी को पहचानता नहीं, इसलिए मैं प्रीफर किया कि वहाँ पे लोगों को पे डिपेंड करूँ। और दूसरा ऐसे फिल्ट्रेशन प्लांट बनाए कि जिसको मेंटेनेंस ना हो, क्योंकि ये जगह इतनी अप्रोचेबल नहीं है। तो कोई भी अगर दिक्कत आती है तो टेक्नीशियन या जो भी आदमी आए यहाँ पे, तो उसको लाने में बहुत टाइम चला जाता है और आने के लिए लोग भी तैयार नहीं होते। हाँ जी। इसलिए वहाँ से डिज़ाइन बनवाया। वैसे 2 पार्ट में है वो फिल्ट्रेशन प्लांट भी। एक जो है वो सेटलमेंट टैंक है, जो कम्प्लीटली नेचुरल जो वे है उससे बनाया गया है, यानी उसमें कोई ज़्यादा मैकेनिकल जो भी पार्ट्स है या सिस्टम ऐसे नहीं है। वो एक बनाई है। उसके बाद हमने और ज़्यादा पानी की क्वालिटी बेहतर हो उसके लिए कार्बन फिल्टर्स और सैंड फिल्टर्स लगाए। अच्छा जी। तो वो जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो भी हमने पुणे के एक वेंडर है उनसे ही करवाई। और अभी जो फिल्ट्रेशन प्लांट और ये जो वाटर टैंक्स है, दोनों का हमने पूरी तरह से ऑटोमाइज किया है। अच्छा। जैसे जो बद्रिका कुंड अभी आप देख रहे हैं, तो उसके ऊपर वाला जो टैंक है उसका लेवल, अगर पानी का लेवल कम हो जाए, यानी पानी यूज हो जाए, हाँ जी, तो जैसे उसका लेवल कम होता है, हाँ जी, तो अपने आप ये सिस्टम चालू होती है। पानी नदी से, पानी पंप से वो सेटलमेंट टैंक में लिया जाता है। वहाँ से फिर ये सब फिल्टर, कार्बन फिल्टर, सैंड फिल्टर से होके वहाँ पे भी एक बड़ा स्टोरेज टैंक बना है। वहाँ से फिर इस
जो टैंक पे जो बद्रिका कुंड है वहाँ पे पंप किया जाता है पानी, लेकिन ये फुल्ली ऑटोमाइज्ड है। और उसके बाद भी हमने कोई यूवी फिल्टर्स लगाया है। जितने भी हम आश्रम के इम्पोर्टेंट एरियाज देखते हैं, लाइब्रेरी, या हम बात करें हमारे टेंपल की, या हमारे NSA ब्लॉक की, G ब्लॉक, और हमारे मेडिटेशन हॉल की, डॉर्मेट्रीज की, ऐसा कोई भी इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है विजय जी की प्रेजेंस के बिना बना हो। और विजय जी उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि आपको सबसे ज्यादा चैलेंज किस प्रोजेक्ट में आया? मेडिटेशन हॉल अच्छा, बिल्डिंग, क्योंकि वो 2 पार्ट में है। उसका -3 फ्लोर्स, यानी नीचे जो मेडिटेशन हॉल है उसके नीचे 3 फ्लोर्स है, और ऊपर जो है ऊपर 3 फ्लोर्स है। और उसका डिज़ाइन, जो यहाँ की कंडीशन थी, प्लॉट जो हमें मिला था, जो जहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, वो थोड़ा सा ऑड था उसका सब, तो इसलिए वो बिल्डिंग की बैलेंस नहीं कर पा रहे थे हम लोग डिज़ाइन में। जो एक बैलेंस भी एक होता है RCC जब डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, वो नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। फिर हमें प्रॉपर फुटिंग, फाउंडेशन भी नहीं मिल रहा था, तो वो बिल्डिंग में काफ़ी चैलेंजेस आए। वो काम किया था, बहुत ठंड थी तब शुरू किया था। और उसको बनने में कितना समय लगा? उसको बनने में 2 साल थे। और जब लाइब्रेरी बन रही थी तब भी मैंने देखा कि आपका अक्सर काफी इन्वॉल्वमेंट रहता, और जो अगर कोई पेस्टिसाइड वाली भी कोई टीम है वो भी आप पुणे से भेजना पसंद करते हैं, वो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और बहुत फनी लगता है कि अरे मजदूर भी पुणे से आ रहे हैं, विजय जी की रेंज तो बहुत ज्यादा है, तो वो क्या सीन रहता है थोड़ा? नहीं, ये तो कॉन्फिडेंस लेवल मैंने जैसे बताया वो था ही। और ये जब जो भी मैं टीम लाता हूँ वो कोई भी उनका प्रॉफिट लेते नहीं है, कंसल्टेंसी भी है या जो भी है वो खुद लेते नहीं, तो इसलिए वो इकोनॉमिक्स भी होता है। यहाँ पे कोई भी अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्टर या जो भी किसी को बुलाएंगे तो उसका प्रॉफिट लेके ही हमें बिल बनाएंगे, लेकिन ये कुछ लेते नहीं। कॉस्ट टू कॉस्ट करके देते तो सस्ता भी होता है, प्राइस कॉस्ट कटिंग भी होती है, और रिलायबल तो है ही नहीं, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, तो मेरी जो टीम हो इस पे मुझे कॉन्फिडेंस हो, उनसे ही करवाना। सो विजय जी, मैं पिक्चर में देख पा रही हूँ कि मैं भी हूँ उसमें अपने पूर्वाश्रम में, और रघु स्वामी जी हैं, ईश्वरी देवी हैं, तो रघु स्वामी जी भी उन दिनों कंस्ट्रक्शन में थे, है ना? रघु स्वामी जी के बारे में एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ बतानी थी कि वो एक्चुअली उनका बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग ऐसी कुछ नहीं है, फिर भी उनको जब भी मैंने ड्राइंग दिया वो इतना तुरंत समझ गए। रघु स्वामी जी के बारे में स्वामी जी के मुखारबिंद से मैंने पूरी सभा में सुना है, वो इतने से जमीन के टुकड़े पे खड़े होते हैं, और जब जेसीबी चलवाना शुरू करते हैं तो जमीन का टुकड़ा इतना हो जाता है। और मतलब जहाँ पर हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ 4 कमरे बनेंगे, वहां पर वो 16 कमरों की जगह निकाल के दे देते हैं। और इस रघु स्वामी जी ने कंस्ट्रक्शन से जो संन्यास है, आई थिंक 2021 में लिया होगा, क्योंकि N ब्लॉक आपके सुपरविजन में बना, आपके और राजीव जी के, लेकिन L ब्लॉक और G ब्लॉक आई थिंक, है ना, एंड मे बी A ब्लॉक भी आपके सुपरविजन में ही रहा, डाइनिंग हॉल उनके सुपरविजन में था। मतलब वही है ना, जब एक भूमि का निर्माण होता है, भगवान एक स्वरूप देते हैं, तो कोई एक पर्सन कभी नहीं हो सकता भगवान की उस एनर्जी को संभालने के लिए। भगवान के तो अनन्य सेवक हैं, करोड़ों लाखों, मतलब वो मुझे समझ में नहीं आते कि भगवान की उपमा किन शब्दों में की जाए, शब्द भी कम पड़ जाते हैं। जैसे वो हर एक को अलग अलग भाव देते हैं, हर चीज में देते हैं। और रघु स्वामी जी उस समय मंदिर की, भगवान की श्री सेवा भी करते थे अकेले। और इधर मैंने देखा है वो सुबह मंदिर की भगवान की सेवा करने के बाद वो साथ ही में ईंटों का ट्रक लेके आने के लिए या कुछ भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड के लिए वो सोलन चले जाते थे, कोई रेस्ट नहीं। और सम टाइम्स मुझे इतना दुख लगता था कि इनका हाथ बटाने के लिए कोई नहीं है। तब साध्वी वृंदा जी टेम्पल प्रिस्ट नहीं थी, बट उनकी सेवा में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। यहीं पे मैं हमारी इस वार्तालाप को विराम देते हुए आप सबसे आगे चाहते हैं। थैंक यू विजय जी, सो काइंड ऑफ यू, आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और आप खुल के बोले, ये उससे भी बड़ी बात है, बिकॉज आप बहुत क्वाइट रहते हैं। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच।